दिव्य संकेत या मन की माया। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कसौटी पर भविष्यवाणी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक महिला दृष्टा को ध्यान के दौरान जो अनुभूति हुई वह सचमुच चौंकाने वाली थी। उन्होंने देखा कि मोदी जी अपने पद से हटने की बात कह रहे हैं। एक दिव्य शक्ति ने उन्हें कुछ और समय तक रुकने के लिए प्रेरित भी किया है। तो प्रश्न ये है कि क्या ये एक गहन भविष्यवाणी है या फिर एक निजी भावनात्मक अनुभूति? क्या ये संकेत है कि भारत के नेतृत्व में आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है, या फिर ये बस ध्यान में उठी कोई प्रतीकात्मक छवि थी? चलिए इस पूरे विजन को कसौटी पर कसते हैं 5 ठोस सवालों की मदद से। इस विजन में नरेंद्र मोदी एक दिव्य शक्ति के सामने खड़े दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, अब मैं जाना चाहता हूं। दूसरी ओर एक आध्यात्मिक सत्ता कहती है, अगर थोड़ा और समय रुको तो तुम इस देश में असली परिवर्तन ला सकते हो। दृष्टा स्वयं एक गैर राजनीतिक गृहस्थ महिला हैं, भारतीय मूल की हैं, सिख धर्म की अनुयायी हैं और जर्मनी में निवास करती हैं। प्रश्न 2, क्या ये विजन सत्य हो सकता है? हर विजन की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। ध्यान और साधना में आने वाली छवियां बहुत कुछ व्यक्ति की चिंताओं, सामाजिक वातावरण और आस्था से भी प्रभावित होती हैं। ये विजन कोई प्रमाण नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक अनुभूति है। सत्यता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब ये भविष्य में किसी घटना से मेल खाए। तो अभी इस पर प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, प्रतीक्षा करनी होगी। अब कसौटी नंबर 2, क्या मोदी जी पद छोड़ सकते हैं? राजनीतिक रूप से मोदी जी की पार्टी इस समय सत्ता में है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, मैंने जीवन देश को समर्पित कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन गया है। इसका विश्लेषण ये है कि पद त्याग की संभावना बहुत कम है, लेकिन निजी कारणों से ऐसा विचार उनके मन में आ सकता है, विशेष रूप से यदि कोई निजी या स्वास्थ्य संकट आ जाए। तो इस भविष्यवाणी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी भी संभावना कोई बहुत अधिक दिख नहीं रही है। अब कसौटी नंबर 3, क्या आध्यात्मिक संदेश का राजनीतिक असर होता है? भारत में राजनीति और अध्यात्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। गांधी जी से लेकर आज तक के नेताओं ने आध्यात्मिक प्रेरणाएं ली हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सत्ता मोदी जी को कुछ कहती है तो वह प्रतीकात्मक हो सकती है या फिर एक आत्मिक द्वंद्व का संकेत हो सकता है, लेकिन निर्णय हमेशा धरातल पर होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रेरणा संभव है, लेकिन निर्णय व्यवहारिक जमीन पर ही लिए जाएंगे। तो क्या ये महिला भविष्य दृष्टा विश्वसनीय है या कोई ये पब्लिक फिगर तो नहीं है? उनका निजी जीवन है, निजी दृष्टिकोण है, लेकिन पहले भी उनके कुछ विजन सही साबित हुए हैं। विश्लेषण ये है कि विश्वसनीयता भावनात्मक रूप से है, तर्क की दृष्टि से नहीं है। तो अभी इस भविष्यवाणी पर ना विश्वास किया जा सकता है, ना अविश्वास किया जा सकता है। इसको हम देंगे न्यूट्रल पॉइंट। अब कसौटी का 5वां पॉइंट, क्या ये विजन सिर्फ मन की माया है? मनोविज्ञान कहता है कि ध्यान में आने वाली छवियां हमारे गहरे मन के भावों, चिंता और आस्था का प्रतिबिंब होती हैं। ये संभव है कि महिला दृष्टा के मन में मोदी जी के प्रति भाव हो या मीडिया में उनकी छवि देखकर ये छवि बन गई हो। संभावना ये है कि ये विजन भावनात्मक है, आध्यात्मिक नहीं। तो अगर इस भविष्यवाणी का फाइनल स्कोर देखें तो इसको जो है 4 स्कोर हम दे रहे हैं। क्या ये विजन एक सच्चा संकेत है या भावनाओं की लहर में उठा कोई निजी चित्र? कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इसने एक बहस जरूर शुरू कर दी है। क्या एक साधारण महिला की दृष्टि देश की राजनीति का रुख बदल सकती है? अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में क्या सचमुच कोई बड़ा बदलाव होता है या ये सब मन की माया साबित होता है। तो दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे कसौटी पर भविष्यवाणी। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी की कसौटी लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, लेकिन जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो फिर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसे और कौन सी कसौटी पर हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके सुझावों का स्वागत है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर हमें सूचना देना मत भूलिएगा। तो आज के इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी भविष्यवाणी को एक बार फिर कसौटी पर कसकर देखेंगे, उसकी सत्यता और असत्यता का आधार क्या है। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।
नमस्कार।
क्या देश की सत्ता बदलने वाली है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर दिखेगा कोई नया चेहरा? क्या आरएसएस में भी होगा नेतृत्व परिवर्तन? क्या चंद्र ग्रहण और मंगल का मिलन किसी बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत दे रहा है? और क्या 2025 से 2028 तक देश के शासन में भारी उठा-पटक देखने को मिलने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और आज हम लाए हैं भविष्य के समाचार श्रृंखला की अगली कड़ी। जी हां, आज का विषय है सत्ता का ग्रहण। क्या बदलेगा देश का नेतृत्व? इसमें हम जानेंगे कि कैसे ग्रहों की चालें, विशेष रूप से 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। चंद्र ग्रहण और उसका देश पर प्रभाव। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और कुंभ राशि में यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए इसका प्रभाव कम रहेगा, कम से कम 6 महीने तक। अब ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखें तो वह चतुर्थ भाव में आती है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी यही स्थिति है। तो 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और कुंभ राशि में। इसलिए अब हम इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव अगले 6 महीने तक रहेगा। अब ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुंभ राशि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखें तो वह चतुर्थ भाव में आती है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी यही स्थिति है। कुंभ राशि जनता, सिंहासन और स्थिरता को दर्शाने वाले घर में है। देश की कुंडली में यह अष्टम भाव में आएगा, यानी गहरे बदलाव और संभावित संकट का संकेत दे रहा है। निष्कर्ष ये है कि यह ग्रहण सरकारी स्थिरता, नागरिक असंतोष और आंतरिक टकरावों को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल का स्कॉर्पियो में प्रवेश। 27 अक्टूबर 2025 का ग्रहण प्रभाव तभी जोर पकड़ेगा जब मंगल, जो युद्ध, संघर्ष और नेतृत्व का कारक है, अपने घर वृश्चिक राशि में लौटेगा। मंगल का यह गोचर चंद्र ग्रहण के समय सक्रिय भाव पर सीधा प्रभाव डालेगा। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल, कुछ मंत्रियों के पद बदले जाएंगे और कुछ नए चेहरों का आगमन संभावित है। संकेत यह है कि बीजेपी नेतृत्व में मतभेद, सहयोगी दलों के साथ टकराव और गठबंधन की कमजोरियां इस समय सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं आरएसएस का शताब्दी वर्ष और बदलाव की आहट पर। 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवसर पर बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मोहन भागवत की कुंडली 11 सितंबर 1950 के अनुसार गुरु राहु का अंतर दर्शा रहा है। पद त्यागने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का सिंह राशि में होना, ये सब मिला जुला प्रभाव दे सकता है और आरएसएस को मिल सकता है नया सर संघ चालक। नए प्रमुख की कुंडली में उत्तर भारत से होने का योग मिल रहा है। एक नए नेतृत्व के साथ आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में नया समीकरण बनने की आशंका दिखाई दे रही है। मोदी जी, योगी जी और उत्तराधिकारी पर जो चर्चा हो रही है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन रही है। क्या नरेंद्र मोदी की जगह कोई नया नेता लेगा? नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्र मंगल योग और 9वें घर की सक्रियता उनके दृढ़ भाग्य और सफलता का आधार रही है। लेकिन 2025 से 2028 के बीच कुंडली में संघर्ष और जिम्मेदारियों में स्थानांतरण का संकेत मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मार्च 2028 तक राजयोग की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, बशर्ते नेतृत्व स्थानांतरण समय पर हो जाए। अब बात करते हैं सत्ता में संघर्ष और भविष्य की आशंका क्या है। यदि 2025 के बाद का समय रहते नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी जन्म ले सकती है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ सकती है और 1975 के जनता दल विभाजन जैसे हालात हो सकता है एक बार फिर दोहराए जाए। लेकिन अगर सत्ता का ट्रांजिशन 2026-27 में सहजता से हो गया और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को समय रहते जिम्मेदारी सौंपी गई तो बीजेपी एनडीए 2027 के चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापस कर सकती है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, ये है ग्रहों की चाल से निकला विश्लेषण, जो ये कहता है कि 2025 से 2028 तक देश की राजनीति में जबरदस्त करवट मिलने वाली है। एक तरफ है ग्रहणों का प्रभाव, दूसरी तरफ है मंगल का उग्र प्रवेश और तीसरी तरफ है संघ और सत्ता के भीतर उठते बदलाव का एक नया बवंडर दिखाई दे रहा है।
अब ये परिवर्तन संयोग है या संकेत, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ज्योतिष यही कहता है, सावधान रहें, सतर्क रहें और समय रहते निर्णय लें तो टल सकता है हर संकट। लेकिन अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि ये भविष्यवाणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए, अब आप स्क्रीन पर वो नाम फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। ये भविष्यवाणी इन्हीं भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, जिस पर हमने ये पूरा विश्लेषण किया है। तो आशा करते हैं कि हमारा भविष्यवाणियों का ये नया सीरीज का ये दूसरा एपिसोड आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में भी हमें सूचना दे सकते हैं, या अगर आप स्वयं भविष्यवक्ता हैं तो फिर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये चैनल किसी व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं है। ये भारत और संसार भर के ज्योतिषवेत्ताओं को मंच देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसलिए इसमें उस हर विशेषज्ञ का स्वागत है जो अपनी भविष्यवाणी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि जब एक दो दर्शक हमसे पूछते हैं कि हम दूसरों की भविष्यवाणी क्यों चलाते हैं, दूसरों की भविष्यवाणी नहीं, ये आप सब के द्वारा किया गया ज्योतिष का एक अनुसंधान है जिसको हम सिर्फ मंच पर रख रहे हैं। इसमें अपने पराये जैसा कोई भेदभाव नहीं है। और हम तो यहाँ पर ये भविष्यवाणियाँ जो भी ये रिसर्च हो रही है उसको खोजते हैं, खोज करके उसकी स्क्रिप्ट बनती है और उसके बाद बहुत जांच परख के बाद हम उनकी भविष्यवाणियों का प्रतिशत देखते हैं कि कितनी ये भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ, इनकी भविष्यवाणियों में दम है, तब हम आपके सामने उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप ये मत समझें कि अखंड मंथन कोई व्यक्ति विशेष का चैनल है जहां एक ही व्यक्ति आएगा और बड़ी बड़ी बातें करके चला जाएगा। हमारे मंच पे आपको बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलेंगी। और रही बात कुछ दर्शकों की जो बार बार पूछते हैं आपकी ये वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, आपकी वो वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, कारण ये है कि हम भविष्यवाणी के सत्य होने पर आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के भारत के तमाम सारे ज्योतिषवेत्ता हैं। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि आप स्वयं परखें कि ये भविष्यवाणी किसकी सत्य हो रही है और किसकी सत्य नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आपको ये हम बताते चलें कि ये जो भविष्यवक्ता हैं ये ईश्वरीय संदेश के आधार पर आपको चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए इन्हें गाली देने से पहले एक बार आप सोच लीजिए कि ये भी ब्रह्मांड से मिले संकेत को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इनका धन्यवाद ना करिए चलेगा, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न मत उठाइए जिसका उत्तर हमारे पास स्वयं नहीं है। तो मिलते हैं इसी भविष्यवाणी को कसौटी भविष्यवाणी की सीरीज में और परखेंगे कि इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया है उसकी ज्योतिषीय संभावनाएं कितनी हैं, राजनीतिक संभावनाएं कितनी हैं। तथ्यों के आधार पर हम इसको पूरा एक विश्लेषण करेंगे और तब आपको बताएंगे कि इस भविष्यवाणी के सत्य होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं। धन्यवाद, नमस्कार। काशी के मंदिर की चोटी पर क्यों बैठा सफेद उल्लू? क्या ये है मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत या संकट की दस्तक? क्या ये भारत की आर्थिक तरक्की का प्रतीक है या आने वाले छद्म युद्ध का संकेत? क्या ये कोई दैवी संदेश है या सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चेतावनी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो एक धार्मिक स्थल पर घटी है और उसका असर पूरे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज की कड़ी है काशी के शिखर पर सफेद संकेत, संकट या शुभता। और आज हम इसमें जानेंगे सफेद उल्लू के दर्शन का ज्योतिषी और प्रतीकात्मक सफेद उल्लू के दर्शन का ज्योतिषी और प्रतीकात्मक महत्व क्या है। ज्योतिषी और प्रतीकात्मक महत्व की बात करें तो महिला भविष्यद्रष्टा की 4 साल पुरानी भविष्यवाणियों में अगर हम उसको मिलाते हैं तो क्या वाकई 2025 भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में शयन आरती के समय एक सफेद उल्लू गुंबद पर बैठा देखा गया। ये घटना सुर्खियों में रही। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर ओर इसकी चर्चा हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है या किसी गहरी योजना का संकेत? जी हाँ,
काशी भगवान शिव का निवास, शिखर शक्ति और अध्यात्म का केंद्र, और उल्लू यानी मां लक्ष्मी का वाहन, पर साथ ही अलक्ष्मी का प्रतीक भी। सवाल ये उठता है, क्या ये भारत में लक्ष्मी के लौटने का संकेत है या फिर किसी बड़े परिवर्तन की चेतावनी है? तो ये भविष्यवाणी जिस भविष्य दृष्टा के द्वारा की गई है उनके बारे में हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन पहले उन्होंने जो भविष्यवाणी की है चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। एक महिला भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणियों को आधार बना करके उन्होंने 2021 में एक भविष्यवाणी की थी, और इस भविष्यवाणी में इस महिला भविष्य दृष्टा ने कहा था, भारत की शक्ति को पहले यहूदी ले गए, फिर अंग्रेज, फिर अमेरिका, अब शक्ति फिर भारत लौटना चाहती है। उन्होंने कहा था, महाभारत पार्ट 2 शुरू हो चुका है, भारत को आने वाले वर्षों में बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिलेंगी। 2025 में भारत को भारी दबावों से गुजरना पड़ेगा, राष्ट्रवाद, युद्ध जैसे हालात, आर्थिक दबाव। क्या काशी में उल्लू का दिखना इन दावों की समकालिक पुष्टि करता है? उल्लू शुभता या संकट का प्रतीक। उल्लू को शास्त्रों में मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में दर्शाया गया है, पर साथ ही वह अलक्ष्मी यानी अशुभता की देवी का भी सूचक है। उल्लू अंधेरे में देखता है यानी इंट्यूशन और चेतावनी का प्रतीक है। मौन में बात करता है यानी कि अध्यात्म और निर्णय का संकेत है। रात्रि का जीव है यानी संकट के समय सक्रियता का प्रतीक है। संकेत क्या मिल रहे हैं? भारत को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक विवेक की जरूरत है। धन का भोग नहीं, उपयोग जरूरी है। विलासिता, आडंबर और अहंकार से दूरी बनाए रखना होगा, ये संकेत है। केतु सिंह राशि और सत्ता को संकट का संकेत दे रहा है। ज्योतिष के अनुसार वर्तमान में केतु सिंह राशि में चल रहे हैं, सत्ता, शासन और शौर्य के प्रतिनिधि ग्रह स्थान में। सिंह राशि शासकों की है यानी सरकार या उच्च नेतृत्व के लिए चेतावनी। केतु आतंक, अध्यात्म, छिपे शत्रुओं और टेररिज्म का भी कारक है। पूर्वोत्तर दिशा से संकट का संकेत मिल रहा है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है, विदेश नीति में दबाव हो सकता है और आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये संकेत मिल रहा है इस भविष्यवाणी से। अब प्रतीकों को कैसे समझें, चलिए आपको बताते हैं। उल्लू का दिखना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, ये उस चेतावनी का प्रतीक है जो कहता है, धन आएगा पर बुद्धि से खर्च करें, शक्ति लौटेगी पर विवेक से चलें, नेतृत्व मिलेगा पर अहंकार त्याग दें। अगर भारत इस समय को ध्यान, संयम और सेवा से संभालता है तो ये संकेत शुभता का आगमन बन सकता है, और अगर नहीं करता है तो वही शक्ति जो वरदान है वो विनाश का कारण भी बन सकती है। अब इस भविष्यवाणी का विश्लेषण किसने किया है? अब वो नाम जिन्होंने इस पूरे रहस्य को ज्योतिषी दृष्टि से समझाया है, आप तक पहुंचाया है, उनका नाम है ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स, जिन्होंने धार्मिक प्रतीकों, महिला भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणियों और वर्तमान ज्योतिषी स्थितियों को जोड़कर एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो सिर्फ रहस्य नहीं, संदेश भी है। तो अब आगे क्या होगा? तो हमारे प्यारे दर्शकों, ये था भविष्य के समाचार का तीसरा एपिसोड, एक सफेद उल्लू के माध्यम से आए संकेत का विवेचन। लेकिन रुकिए, अगली कड़ी में हम इस विश्लेषण को कसौटी पर भविष्यवाणी सीरीज में परखेंगे। क्या ये प्रतीक शास्त्र या तर्क का मेल है? क्या उल्लू वाकई देश की दिशा तय कर सकता है? बने रहिए अखंड मंथन के साथ, क्योंकि अखंड मंथन आपको समय से पूर्व ही आने वाले समय का संकेत दे देता है। तो जैसा कि हमने आपको इस एपिसोड में ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स की भविष्यवाणी को आपको बताया है, और इसके साथ जो उन्होंने एक नया निष्कर्ष निकाला है, ये भी एक चेतावनी समझ सकते हैं, ये संकेत समझ सकते हैं। तो इस एपिसोड के देखने के बाद आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी, जैसा कि आप लोग प्रश्न पूछते भी रहते हैं कि भाई ये भविष्यवाणी सच क्यों नहीं हो रही है। तो यही आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए जो हमने दूसरी सीरीज आरंभ की है, भविष्यवाणी कसौटी पर, तो अब इसी भविष्यवाणी को हम कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि आखिर इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है वो तथ्यों के साथ कितना मेल खाती है। बने रहिए, देखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है चैनल तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
क्या बच्चों का भविष्य बदलने वाला है? क्या ग्रहों की चाल युवाओं की दिशा बदल रही है? क्या 2025 के बाद उत्तर भारत के बच्चे बनेंगे पूरे विश्व की नजरों का निशाना? क्या माता पिता को अपने ही बच्चों से खतरा महसूस होने लगेगा? क्या एक खामोश ग्रह हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में कोहराम मचाने वाला है? जी हां, आज से शुरू हो रही है एक नई वेब सीरीज भविष्य के समाचार, जहां हम भारत के जाने माने ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को आधार बनाकर बनाएंगे खबरें भविष्य की। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी है बच्चों पर मंडराता संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सुनकर हर माता पिता को चिंता हो सकती है, पर डरना नहीं है, सतर्क रहना है। हमारे पहले एपिसोड में एक गहन ज्योतिषी विश्लेषण सामने आया है जो कहता है कि 2025 के सितंबर से लेकर के 2027 के अंत तक का समय भारत के बच्चों, विशेष रूप से उत्तर भारत के युवाओं के लिए बहुत संवेदनशील रहने वाला है। ज्योतिष की भाषा में बात करें तो ये समय मंगल की महादशा और गुरु के अंतरदशा के प्रभाव वाला है। इस काल में मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव यानी संतान भाव पर पड़ रही है, जो ये संकेत दे रही है कि मानसिक तनाव, बगावत और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों का एक संकेत मिल रहा है। आंकड़े पहले ही कह चुके हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये ताकत अब हमारी कमजोरी बनती जा रही है? अब आइए जानते हैं वो संकेत जो सप्तमांश कुंडली से निकल करके सामने आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जिस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है उसका विवरण हम आपको अंत में देंगे। पहले उनके द्वारा की गई इस भविष्यवाणी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस भविष्यवक्ता ने सप्तमांश कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये कहा है कि सप्तमांश कुंडली, जिसे संतान की गहराई से विवेचना के लिए देखा जाता है, वहाँ भारत के चार्ट में धनु लग्न है। मंगल कर्क राशि में अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा है और शनि छठे भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर। साथ ही सप्तम भाव, जो युवाओं के मित्र संबंध और जीवन की दिशा को दर्शाता है, वो भी पीड़ित स्थिति में है। आखिर इसका अर्थ क्या है? उत्तर दिशा यानी उत्तर भारत के राज्यों में युवाओं का जीवन प्रभावित होने वाला है। मानसिक अवसाद, परिवार से दूरी, अपराध की ओर झुकाव बढ़ सकता है उत्तर दिशा के छात्रों का। शिक्षा में बाधा, गेमिंग वर्जन की लत और डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं इस समय ज्यादा बढ़ेंगी। अगर हम जमीनी रिपोर्ट को देखें तो हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में पिछले एक साल में नशीली दवाओं और डिजिटल गेम्स के कारण बच्चों की आत्महत्या और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अकेले हिमाचल में 600 से ज्यादा नाबालिगों को नशे की गिरफ्त में पाया गया। उड़ता हिमाचल, ये कोई नई फिल्म का नाम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। अब बात करते हैं कुछ बेहद चौंकाने वाले ग्रह योगों की। माता पिता पर हथियारों से हमला हो सकता है, विदेश में पढ़ने गए बच्चों पर झूठे आरोप लग सकते हैं, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, ये 12वें हाउस का संकेत मिल रहा है। आर्थिक नुकसान हो सकता है, बच्चों द्वारा माता पिता के डेबिट क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्ची और दस्तावेजों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर या फ्रॉड के मामले भी संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह के काम बच्चों के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये समय सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्मार्ट बने, डिजिटल बने, टेक्नो सेवी बने, लेकिन क्या इस चाहत में हम उनका बचपन छीन रहे हैं? ज्योतिष एक चेतावनी देता है, समाज उसका समाधान है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में जोड़िए, भावनात्मक संवाद बनाइए, हर गलती पर डांट नहीं, साथ बैठकर बातचीत करिए। तो क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसी घटना देखी है? क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है? क्या एक ज्योतिष की चेतावनी का असर पड़ सकता है? कमेंट करें, बताएं। इस सीरीज को लेकर के अपने विचार शेयर करें और हर माता पिता तक पहुंचाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर इस भविष्यवाणी को किसने किया है? अब समय आ गया है उस नाम से पर्दा हटाने का
जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है। जी हाँ, ये विश्लेषण किया है ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने, जिन्होंने न सिर्फ भारत की कुंडली को पढ़ा बल्कि आने वाले वर्षों की तस्वीर को हमारे सामने रख दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला का पहला एपिसोड। लेकिन रुकिए, अगली कड़ी में हम इसी भविष्यवाणी को परखेंगे तथ्यों और डेटा की कसौटी पर, और शीर्षक होगा हमारी इस सीरीज का कसौटी पर भविष्यवाणी, जहां ज्योतिष और विज्ञान आमने सामने होंगे। तब तक बने रहिएगा अखंड मंथन के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद, नमस्कार। क्या देश की सत्ता बदलने वाली है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर दिखेगा कोई नया चेहरा? क्या आरएसएस में भी होगा नेतृत्व परिवर्तन? क्या चंद्र ग्रहण और मंगल का मिलन किसी बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत दे रहा है? और क्या 2025 से 2028 तक देश के शासन में भारी उठापटक देखने को मिलने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और आज हम लाए हैं भविष्य के समाचार श्रृंखला की अगली कड़ी। जी हां, आज का विषय है सत्ता का ग्रहण। क्या बदलेगा देश का नेतृत्व? इसमें हम जानेंगे कि कैसे ग्रहों की चालें, विशेष रूप से 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। चंद्र ग्रहण और उसका देश पर प्रभाव। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और कुंभ राशि में यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए इसका प्रभाव कम रहेगा, कम से कम 6 महीने तक। अब ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखें तो वह चतुर्थ भाव में आती है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी यही स्थिति है। तो 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और कुंभ राशि में। इसलिए अब हम इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव अगले 6 महीने तक रहेगा। अब ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुंभ राशि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखें तो वह चतुर्थ भाव में आती है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी यही स्थिति है। कुंभ राशि जनता, सिंहासन और स्थिरता को दर्शाने वाले घर में है। देश की कुंडली में यह अष्टम भाव में आएगा, यानी गहरे बदलाव और संभावित संकट का संकेत दे रहा है। निष्कर्ष ये है कि यह ग्रहण सरकारी स्थिरता, नागरिक असंतोष और आंतरिक टकरावों को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल का स्कॉर्पियो में प्रवेश। 27 अक्टूबर 2025 का ग्रहण प्रभाव तभी जोर पकड़ेगा जब मंगल, जो युद्ध, संघर्ष और नेतृत्व का कारक है, अपने घर वृश्चिक राशि में लौटेगा। मंगल का यह गोचर चंद्र ग्रहण के समय सक्रिय भाव पर सीधा प्रभाव डालेगा। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल, कुछ मंत्रियों के पद बदले जाएंगे और कुछ नए चेहरों का आगमन संभावित है। संकेत यह है कि बीजेपी नेतृत्व में मतभेद, सहयोगी दलों के साथ टकराव और गठबंधन की कमजोरियां इस समय सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं आरएसएस का शताब्दी वर्ष और बदलाव की आहट पर। 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवसर पर बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मोहन भागवत की कुंडली 11 सितंबर 1950 के अनुसार गुरु राहु का अंतर दर्शा रहा है। पद त्यागने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का सिंह राशि में होना, ये सब मिला जुला प्रभाव दे सकता है और आरएसएस को मिल सकता है नया सर संघचालक। नए प्रमुख की कुंडली में उत्तर भारत से होने का योग मिल रहा है। एक नए नेतृत्व के साथ आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में नया समीकरण बनने की आशंका दिखाई दे रही है। मोदी जी, योगी जी और उत्तराधिकारी पर जो चर्चा हो रही है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन रही है। क्या नरेंद्र मोदी की जगह कोई नया नेता लेगा? नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्र मंगल योग और 9वें घर की सक्रियता उनके दृढ़ भाग्य और सफलता का आधार रही है। लेकिन 2025 से 2028 के बीच कुंडली में संघर्ष और जिम्मेदारियों में स्थानांतरण का संकेत मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मार्च 2028 तक राजयोग की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, बशर्ते नेतृत्व स्थानांतरण समय पर हो जाए। अब बात करते हैं सत्ता में संघर्ष और भविष्य की आशंका क्या है।
यदि 2025 के बाद का समय रहते नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी जन्म ले सकती है, आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ सकती है और 1975 के जनता दल विभाजन जैसे हालात हो सकता है एक बार फिर दोहराए जाएं। लेकिन अगर सत्ता का ट्रांजिशन 2026-27 में सहजता से हो गया और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को समय रहते जिम्मेदारी सौंपी गई तो बीजेपी एनडीए 2027 के चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापस कर सकती है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, ये है ग्रहों की चाल से निकला विश्लेषण जो ये कहता है कि 2025 से 2028 तक देश की राजनीति में जबरदस्त करवट मिलने वाली है। एक तरफ है ग्रहणों का प्रभाव, दूसरी तरफ है मंगल का उग्र प्रवेश और तीसरी तरफ है संघ और सत्ता के भीतर उठते बदलाव का एक नया बवंडर दिखाई दे रहा है। अब ये परिवर्तन संयोग है या संकेत, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ज्योतिष यही कहता है सावधान रहें, सतर्क रहें और समय रहते निर्णय लें तो टल सकता है हर संकट। लेकिन अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि ये भविष्यवाणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए, अब आप स्क्रीन पर वो नाम फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। ये भविष्यवाणी इन्हीं भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी जिस पर हमने ये पूरा विश्लेषण किया है। तो आशा करते हैं कि हमारा भविष्यवाणियों का ये नया सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में भी हमें सूचना दे सकते हैं, या अगर आप स्वयं भविष्यवक्ता हैं तो फिर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये चैनल किसी व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं है। ये भारत और संसार भर के ज्योतिषवेत्ताओं को मंच देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, इसलिए इसमें उस हर विशेषज्ञ का स्वागत है जो अपनी भविष्यवाणी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि जब एक दो दर्शक हमसे पूछते हैं कि हम दूसरों की भविष्यवाणी क्यों चलाते हैं, दूसरों की भविष्यवाणी नहीं, ये आप सब के द्वारा किया गया ज्योतिष का एक अनुसंधान है जिसको हम सिर्फ मंच पर रख रहे हैं। इसमें अपने पराये जैसा कोई भेदभाव नहीं है और हम तो यहाँ पर ये भविष्यवाणियाँ जो भी ये रिसर्च हो रही है उसको खोजते हैं, खोज करके उसकी स्क्रिप्ट बनती है और उसके बाद बहुत जांच परख के बाद हम उनकी भविष्यवाणियों का प्रतिशत देखते हैं कि कितनी ये भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं, और जब हमें लगता है कि हाँ इनकी भविष्यवाणियों में दम है तब हम आपके सामने उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप ये मत समझें कि अखंड मंथन कोई व्यक्ति विशेष का चैनल है जहां एक ही व्यक्ति आएगा और बड़ी बड़ी बातें करके चला जाएगा। हमारे मंच पे आपको बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलेंगी। और रही बात कुछ दर्शकों की जो बार बार पूछते हैं आपकी ये वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, आपकी वो वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, कारण ये है कि हम भविष्यवाणी के सत्य होने पर आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के भारत के तमाम सारे ज्योतिषवेत्ता हैं। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि आप स्वयं परखें कि ये भविष्यवाणी किसकी सत्य हो रही है और किसकी सत्य नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आपको ये हम बताते चलें कि ये जो भविष्यवक्ता हैं ये ईश्वरीय संदेश के आधार पर आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए इन्हें गाली देने से पहले एक बार आप सोच लीजिए कि ये भी ब्रह्मांड से मिले संकेत को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इनका धन्यवाद ना करिए चलेगा, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न मत उठाइए जिसका उत्तर हमारे पास स्वयं नहीं है। तो मिलते हैं इसी भविष्यवाणी को कसौटी भविष्यवाणी की सीरीज में और परखेंगे कि इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया है उसकी ज्योतिषीय संभावनाएं कितनी हैं, राजनीतिक संभावनाएं कितनी हैं। तथ्यों के आधार पर हम इसको पूरा एक विश्लेषण करेंगे और तब आपको बताएंगे कि इस भविष्यवाणी के सत्य होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। समय से पहले समय की जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज देते चलें आपको। अफगानिस्तान में आज सुबह आया एक भीषण भूकंप और दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई है, सैकड़ों घायल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी भविष्यवाणी हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और वो भी भारत के ही एक ज्योतिषी मंच अखंड मंथन से। 27 अगस्त को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जारी अपने विश्लेषण में अखंड मंथन ने आपको बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच एक बड़ा भूकंप अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों को हिला सकता है। और अब अफगानिस्तान हिल चुका है, लेकिन अब जो है सावधान रहने की बारी हमारी है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा संबंध भारत से जुड़ा हुआ है। जी हां, पहले हम आपको अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की जानकारी दे दें। सुबह 6:22 पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में था, जो पहले भी कई बार बड़े भूकंपों का गवाह बन चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी जो हमें जानकारी मिली है, ये आंकड़ा 150 के पार चला गया है। भूकंप का असर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक हफ्ते पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो अब इसके ज्योतिषी पहलों को आपको बताते हैं, आखिर कैसे हुआ यह कंपन और क्या आसमान में इस भूकंप के संकेत पहले से मौजूद थे। 1 सितंबर 2025 को ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उसने धरती की स्थिरता को तोड़कर रख दिया है। राहु मेष राशि में, ये एक उग्र, अचानक और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रमा वृष में था, लेकिन राहु की सीधी दृष्टि में, जिससे मानसिक और भौगोलिक अस्थिरता दोनों बनी। मंगल कर्क राशि में नीच का है। जब मंगल कमजोर होता है तो जल तत्व में फंसता है और वो ऊर्जा में असंतुलन पैदा कर देता है। शनि कुंभ में वक्री चाल में चल रहा है। भूमि तत्व से जुड़ी गड़बड़ी, संरचनाओं के ढहने और प्राकृतिक संकट का यह संकेत दे रहा है। यही वो दुर्लभ संयोग था जिसे अखंड मंथन ने 27 अगस्त को ही पकड़ लिया था, और अपनी भविष्यवाणी में कहा गया था कि मेष में राहु और वृष में चंद्र के मध्य जब शनि वक्री होगा और मंगल नीच का होगा, तब भूगर्भ में कंपन होना तय है, और हुआ भी वही। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत के लिए अगली चेतावनी क्या है, क्या अगला नंबर हमारा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ज्योतिषी गणना कहती है बिल्कुल। अब भारत को भी सतर्क होना चाहिए। 2 से 5 सितंबर के बीच जब चंद्रमा मिथुन से कर्क में जाएगा और नीच के मंगल से युति करेगा, तब भारत के उत्तर और उत्तर मध्य क्षेत्र संवेदनशील हो जाएंगे। विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, नेपाल सीमा और बिहार पर नजर रखने की बड़ी जरूरत है। इस दौरान छोटे छोटे झटकों की शुरुआत हो सकती है, जो किसी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन की भूमिका बना सकते हैं। सरकार, प्रशासन और जनता सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। हाई रिस्क जोन अलर्ट आपको बताते चले, अगले 10 दिनों में उत्तराखंड और हिमालय में भूकंप और भूस्खलन की आशंका गंभीर बनी हुई है, जबकि बिहार और नेपाल सीमा क्षेत्र मध्यम तीव्रता के झटकों की जद में आ सकते हैं। बंगाल और असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ भी आ सकती है बड़ी, और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में हल्के से मध्यम भूकंपी झटके महसूस होते हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में आफ्टर शॉक्स और भू राजनीतिक तनाव का खतरा बहुत बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। अब आपको चले सावधान करते हैं, अगले 10 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। आकाश में क्या बहुत कुछ बड़ा पकड़ा है। अगर आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान का भूकंप ही सबसे बड़ा झटका था, तो रुक जाइए, अगला अध्याय और भी खतरनाक हो सकता है। 1 से 10 सितंबर तक के ग्रहों की स्थिति पर चलिए विचार करते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जो ग्रहों ने वो क्या एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। तो ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, ये एक बड़ी चेतावनी है दर्शकों। ये संकेत है उस उथल पुथल के जो पृथ्वी की गहराइयों में जन्म लेने वाले हैं। 1 से 2 सितंबर के ग्रहों की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि चंद्रमा में अस्थिरता का संकेत दे रही है, और इसकी शुरुआत में चंद्रमा वृष राशि में है, लेकिन राहु की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब मानसिक घबराहट, भौगोलिक हलचल और आंतरिक असंतुलन की घटना हो सकती है। जिन क्षेत्रों में पहले से ही टेक्टोनिक दबाव है, वहां छोटी बड़ी घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं दर्शकों। और 3 से 4 सितंबर के ग्रहों की अगर बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन मंगल से बढ़ेगा तनाव। चंद्रमा जैसे ही मिथुन राशि में आएगा, वो नीच के मंगल की ओर बढ़ेगा, और यही वो खतरनाक मोड़ है जब जल तत्व और अग्नि तत्व की टकराहट शुरू होती है। और इसके कारण भारत के पूर्वी हिस्सों यानी बिहार, असम, बंगाल और हिमालय क्षेत्र और नेपाल सीमा पर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। और इसी के साथ 5 से 6 सितंबर
जो हैं वो कहाँ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इस समय मंगल और चंद्रमा की युति होने वाली है और ये विस्फोटक योग कर्क में चंद्र नीच मंगल का मिलन होगा। इसे उग्र चंद्र मंगल योग कहते हैं। यही वो स्थिति है जब भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या आकस्मिक विस्फोट की घटनाएं बड़ी रूप में घटती हैं, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां जल और भूमि तत्व दोनों सक्रिय हों, जैसे पहाड़ी या नदी के किनारे वाले क्षेत्र। तो इस समय आपको, अगर आप नदी के किनारे रहते हैं तो वहां पर बाढ़ अचानक आ सकती है या फिर वहां पर भूकंप का बड़ा खतरा हो सकता है। अब आपको बताते हैं 7 और 8 सितंबर किस तरह खतरनाक हो सकते हैं। इस समय सूर्य बुध युति होगी। इस समय सत्ता में भ्रम, फैसलों में चूक हो सकती है। बुध और सूर्य की युति में सिंह होगा, लेकिन बुध अस्त भी है, तो नेतृत्व स्तर पर भ्रम फैल सकता है, गलत फैसले हो सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देरी के संकेत मिल रहे हैं। और ये वो दौर है जब प्रशासनिक मशीनरी से एक बड़ी गलती हो सकती है जो बहुत बड़ी घटना का कारण बनेगी। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को सावधान रहने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जरा सी एक छोटी सी चूक किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। और ये घटना जो है वो किसी दंगे, किसी प्रदर्शन या किसी सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी हो सकता है कि इसके लिए उत्तरदायी हो। तो सावधान रहिएगा। और प्रशासनिक अमले से हम बहुत ही विनम्र निवेदन करेंगे कि इस दौरान जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बहुत सावधानी से फैसले लेंगे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी चूक जो है एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं 9 और 10 सितंबर को ग्रहीय स्थिति क्या है। चंद्रमा सिंह राशि में, शनि से दृष्ट चंद्रमा जैसे ही सिंह राशि में आएगा उस पर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इसे ज्योतिष में कहते हैं मानसिक संतुलन और जन भावना में विस्फोट। इसका असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं, मानव व्यवहार पर भी दिखेगा और हिंसा, अफरा तफरी और अफवाहों के बाजार गर्म होने से एक बड़ी घटना भी घट सकती है। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर दर्शकों ये है कि ये जो ग्रह हैं एक बड़े तूफान की पटकथा लिख रहे हैं और इस समय राहु, मंगल, शनि तीनों उग्र ग्रह या तो नीच के हैं या वक्री। चंद्रमा बार बार इन ग्रहों की पकड़ में आ रहा है, जिसका मतलब है हर 2 दिन में कोई ना कोई बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। तो सितंबर में 1 से 10 सितंबर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो भविष्यवाणी को आप गंभीरता से लें और अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अखंड मंथन की चेतावनी ये है कि अब ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं देखता, वो खतरे की घंटी भी बजाता है। धरती हिली है, आसमान ने इशारा पहले ही कर दिया था। अब वक्त है तैयारी का, क्योंकि अगला झटका कहां और कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत साफ दिख रहे हैं। तो दर्शकों, जो आपको 1 से 10 सितंबर तक की जो जानकारी दी है और जिन जिन क्षेत्रों का हमने नाम लिया है, यहाँ के सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि वो भूकंप को लेकर के अपनी पहले से तैयारी रखें और एक सचेत रहें कि अगर हल्का भी झटका आपको महसूस होता है तो तुरंत घर से बाहर निकलें। सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकालने का काम करें। बच्चों को भी इस बात की पहले से एक छोटी सी ट्रेनिंग या एक मॉक ड्रिल जो होती है वो करके देख लें, ताकि अगर कहीं कोई रास्ते में व्यवधान आता है तो उसको पहले दूर करें। और इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि इस समय जो आप घर का जो मेन डोर लॉक करते हैं, इसे अगर लॉक करते हैं तो इसकी चाबी जो है वो आप एक सुरक्षित स्थान पर रखें और विशेष रूप से पास में रखें, ताकि जब आपको ऐसे अफरा तफरी में भागना पड़े तो फिर आप जो है चाबी खोजने में ना लग जाएं, क्योंकि उस समय बहुत कम होता है। और अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तो कोशिश करिए कि लिफ्ट का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे समय में बिजली जाने से फिर लिफ्ट रुक जाएगी। तो ऐसे समय में आप सीढ़ियों से ही उतरकर बाहर जाएं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी भी अफरा तफरी ना मचाएं कि आप उतरें और आप गिर करके घायल हो जाएं या आपके कारण कोई दूसरा गिर जाए। तो इस समय सतर्कता और सावधानी और दूसरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली एनसीआर के दर्शकों से हम विशेष रूप से अपील करेंगे, हिमाचल के दर्शकों से अपील करेंगे। और मैं इस समय हरिद्वार में हूं, तो हरिद्वार में भी भूकंप का झटका आ सकता है, हो सकता है हम भी इसके शिकार हो सकते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी सावधानी हमने पूरी तरह से बना ली है और आपको भी इसीलिए सावधान कर रहे हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी की जरूर जा रही है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा इस भविष्यवाणी का शिकार हम भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको भी सावधान कर रहे हैं और स्वयं भी सावधान हो रहे हैं। तो अगली बुलेटिन, अगला जो एपिसोड होगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि इसमें हम एक बार पुनः आपको 1 से 10 सितंबर तक की ग्रह स्थिति को और विस्तार से आपको बताएंगे और बताएंगे उसमें कि कौन कौन से क्षेत्र, भारत के कौन कौन से शहर, और हम अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो हम आपको उस शहर के कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में भी बताएंगे
तो देखते रहिएगा हमारा ये चैनल, क्योंकि अखंड मंथन समय से पूर्व समय की जानकारी देता आया है और देता आता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आज भविष्य के समाचार में हम बात करेंगे महाप्रलय 2026 पर। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि साल 2026 इतिहास की किताबों में मानवता के सबसे मुश्किल सालों में से एक होने के तौर पर दर्ज हो सकता है। इंटरनेट और ज्योतिष की दुनिया में ये बातें खूब चल रही हैं कि हम एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषी गणनाओं में एक ऐसे खतरनाक ग्रह युग की तरफ संकेत किया गया है जिसे सदियों पहले महाप्रलय का संकेत माना गया था। बृहस्पति, मंगल और शनि, कहा जा रहा है कि ये तीनों ग्रह मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं जो दुनिया को हिला सकती है। लेकिन क्या ये वाकई दुनिया के अंत की शुरुआत है या इन दावों में कोई और गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी या फिर विज्ञान की नज़र में ये सिर्फ एक कोरा अंधविश्वास है? चलिए इन सभी सवालों की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि 2026 का सच क्या है। सबसे पहले बात, ग्रहों का विनाशकारी योग और ज्योतिष की दुनिया। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को अक्सर भविष्य का आईना माना जाता है। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है और जब ये ग्रह किसी खास स्थिति में एक साथ आते हैं तो ये माना जाता है कि उनकी मिली जुली ऊर्जा बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकती है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि 2026 में ग्रहों का एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। बात हो रही है तीन मुख्य ग्रहों की, बृहस्पति, मंगल और शनि। बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और वे ज्ञान और भाग्य के प्रतीक हैं। मंगल ग्रह को ऊर्जा, क्रोध और युद्ध का प्रतीक माना जाता है और शनि, जिन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है, न्याय और बड़े बदलावों से जुड़े हैं। ज्योतिष की दुनिया में ये माना जाता है कि जब ये तीनों ग्रह एक खास स्थिति में आते हैं तो एक विस्फोटक ऊर्जा बनती है। कुछ ज्योतिषविदों का ये मानना है कि 2026 में बनने वाली ये स्थिति महाभारत काल के समय बने योग जैसी हो सकती है, जिसके कारण एक महायुद्ध हुआ था। इतना ही नहीं, 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाले हिंदू पंचांग के रौद्र संवत्सर का नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से ही लगता है, रौद्र का मतलब है भयानक या क्रोधपूर्ण। एक पारंपरिक मान्यता यह है कि ऐसे नाम वाले साल अशांति, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ सकते हैं। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। खास तौर पर 12 जुलाई से 15 अगस्त 2026 के बीच के समय को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ ग्रह ऐसे संयोग बनाएंगे जो कि ठीक नहीं है। ज्योतिष में सूर्य को आग और चंद्रमा को पानी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि के नक्षत्र में इन ग्रहों का एक साथ आना बाढ़, सुनामी या ज्वालामुखी जैसी घटनाओं और आग और पानी से जुड़ी आपदाओं का संकेत हो सकता है। कुछ ज्योतिषी इसे एक प्रलय योग कह रहे हैं जो बड़े विनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब बात करते हैं भविष्यवक्ता और उनकी डरावनी चेतावनियाँ। सिर्फ ज्योतिष नहीं, दुनिया के कई जाने माने भविष्यवक्ताओं का नाम भी 2026 से जोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख हैं बुल्गारिया के नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वांगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दूं, बाबा वांगा से जुड़ी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सिर्फ इंटरनेट पर फैली अफवाहें हैं जिनका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि बाबा वांगा ने 2026 के लिए एक बड़े आर्थिक संकट की भविष्यवाणी की थी जो राजनीतिक तनाव या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है। उनकी सबसे डरावनी कथित भविष्यवाणी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी है, जिसमें यह कहा गया है कि भयंकर भूकंप और सुनामी पृथ्वी के 7 से 8% हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों पर हावी होना और यहाँ तक कि 2026 में एलियन से संपर्क होने की बातें भी बाबा वांगा के नाम से फैलाई जा रही हैं। जापान की भविष्यवक्ता रियो का भी जिक्र आता है, जिन्होंने कथित तौर पर 2025 और 26 में जापान के माउंट फूजी में ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा जताया है। लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों का कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है और ज़्यादातर ये डर और सनसनी पर आधारित लगती हैं। अब विज्ञान कहता है तथ्य बनाम कल्पना, तो ज्योतिष, भविष्यवाणियाँ, ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है विज्ञान। तो सवाल ये है कि क्या इन डरावने दावों में कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? साफ और सीधा जवाब है नहीं। वैज्ञानिक नज़रिए से ग्रहों की स्थिति का धरती पर आने वाले भूकंप, सुनामी या युद्ध जैसी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है।
ग्रह हमसे लाखों किलोमीटर दूर हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमज़ोर है कि वो धरती के मौसम या भूगर्भीय हलचल पर असर नहीं डाल सकते। हाँ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, लेकिन बाकी ग्रहों का प्रभाव लगभग शून्य है। जहाँ तक किसी महाप्रलय की बात है तो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर बताया है कि धरती पर अगला सामूहिक विनाश आज से करीब 25 करोड़ साल बाद हो सकता है। इसकी वजह होगी बहुत ज़्यादा गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, लेकिन ये घटना 2026 में तो बिल्कुल भी घटने वाली नहीं। और अगर आप किसी एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह के टकराने से डर रहे हैं तो नासा जैसी स्पेस एजेंसियां लगातार आसमान पर नज़र रखती हैं। फिलहाल 2026 में किसी भी बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का कोई खतरा नहीं। तो फिर ये भविष्यवाणियां आती कहाँ से हैं? अक्सर ऐसी बातें डर, अनिश्चितता और सनसनी फैलाने के लिए की जाती हैं, लेकिन ये सच है कि दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों जैसी असली समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन इन समस्याओं को ग्रहों की चाल या किसी भविष्यवाणी से जोड़ना वैज्ञानिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है। तो सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें डर कर बैठ जाना चाहिए या इन सब बातों को हंसकर उड़ा देना चाहिए? शायद जवाब इन्हीं के बीच में है। भले ही महाप्रलय की बात वैज्ञानिक रूप से गलत हो, लेकिन इन चेतावनियों में छिपे असली संदेश को समझना जरूरी है। शायद ये भविष्यवाणियाँ किसी भौतिक विनाश की नहीं बल्कि एक महान परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। हो सकता है ये मानवता के लिए एक अलार्म हो कि हम प्रकृति का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखें। ज्योतिष में बताए गए उपायों को आप अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने के एक तरीके के तौर पर देख सकते हैं। मंत्रों का जाप या ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच माना जाता है। इसी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद करना और निस्वार्थ सेवा करना हमें विनम्र बनाता है और हमारे मन को शांत करता है। ऐसे ही प्रकृति के साथ समय बिताना, पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करना हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और मानसिक संतुलन देता है। तो शायद 2026 का असली संदेश डरना नहीं बल्कि जागृत होना है। ये समझने का अवसर है कि असली सुरक्षा बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सही कर्म करने में है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 वाकई एक विनाशकारी साल होगा या सिर्फ ये ज्योतिष और अफवाहों की दुनिया की एक कल्पना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज हमने 2026 से जुड़े दावों के हर पहलू को देखा। एक तरफ ज्योतिष और भविष्यवाणियाँ हैं जो एक मुश्किल समय का संकेत दे रही हैं, दूसरी तरफ विज्ञान है जो महाप्रलय जैसी किसी घटने को सिरे से खारिज करता है। शायद सच्चाई ये है कि 2026 एक चुनौतीपूर्ण साल हो सकता है, लेकिन इसे महाप्रलय या दुनिया का अंत मानना सही नहीं होगा। ये अंत नहीं, एक बड़े बदलाव का संकेत ज़रूर है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि जागरूक रहने की और सही जानकारी रख के सही काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी डर और अफवाहों से दूर रह करके जागरूक बने। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल अखंड मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। एक ज्योतिषीय दावा कि 2025 से 2027 के बीच भारत के बच्चों पर मंडराएगा संकट। माता पिता से मतभेद, नशे की लत, डिजिटल धोखाधड़ी और विदेशों में गिरफ्तारी। क्या ये सब सच होने वाला है या सिर्फ ये शब्दों की जादूगरी है? आज हम यही जानेंगे, क्योंकि आज हम इस भविष्यवाणी को कसौटी पर परखने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन का विशेष वेब सीरीज कसौटी पर भविष्यवाणी कितनी खरी। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज हम करेंगे उस भविष्यवाणी का विश्लेषण जिसमें बच्चों के लिए कहा गया है कि 2025 से 2027 के बीच उत्तर भारत के बच्चों के लिए कठिन समय आने वाला है। इस भविष्यवाणी को किया था ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने। अब हम देखेंगे कि ये कितनी खरी उतरती है तथ्यों, डेटा और सामाजिक ट्रेंड्स की कसौटी पर। भारत की आबादी में 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2025 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील युवा वर्ग होगा। तो ये तो सत्य है कि युवा संख्या में भारत जो है सबसे आगे है, लेकिन सवाल ये है कि संकट क्या वास्तव में है। 2023 की एम्स रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हिमाचल में
14 से 24 वर्ष के युवाओं में ड्रग एब्यूज के केसेस 30% से ज़्यादा बढ़े हैं। 2024 में एनसीईआरटी के सर्वे में 42% बच्चों ने माना कि वे मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग के आदी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 17% साइबर फ्रॉड के केस 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए। यानी जो कहा गया है कि बच्चे नशे, गेमिंग और फ्रॉड की ओर जा सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ ठोस आधार मौजूद हैं। 2022 से 2024 के बीच कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से डिपोर्ट हुए भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या 3400 रही। इनमें 21% मामलों में डॉक्यूमेंटेशन या फेक एलिगेशन शामिल थे। भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि बच्चे विदेशों में झूठे आरोप में फंस सकते हैं, तो ये भी आंशिक रूप से ये भविष्यवाणी भी सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इस भविष्यवाणी के ज्योतिषी आधार की। तो ज्योतिषी आधार में प्रशांत कपूर के अनुसार मंगल अष्टम भाव में नीच का सूर्य मंगल की युति सप्तांश कुंडली में धनु लग्न पंचम और सप्तम दोनों भाव में पीड़ित है। ये कॉम्बिनेशन संतान, मित्रता और मानसिक स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। ज्योतिषी दृष्टि से ये एक संभावना की बात है, ना कि निश्चित भविष्यवाणी। यहाँ बात अनुमान की है, लेकिन डेटा इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष में इसे मात्र संकेत माना जाता है। तो आज की पीढ़ी डिजिटल है, परिवारों में बातचीत का समय घटा है, बच्चे अक्सर अकेलेपन, अवसाद या सोशल मीडिया की दुनिया में उलझ जाते हैं। WHO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 से 19 वर्ष के 18% किशोर मानसिक तनाव से जूझते हैं। 2022 में 1400 से अधिक पेरेंटल एब्यूज केसेस रिपोर्ट किए गए। कई बार बच्चों द्वारा पेरेंट्स पर हिंसा के भी मामले सामने आए हैं। यानी सामाजिक वातावरण भविष्यवाणी के समानांतर बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये भविष्यवाणी हवा हवाई नहीं है, इसमें ठोस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ट्रेंड्स आधार हैं। हालांकि ज्योतिषी संकेत को 100% सत्य मानना तर्क नहीं है, परंतु इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो ये भविष्यवाणी सावधान करने वाली है, डराने वाली नहीं है। तो हमारे प्रिय दर्शकों, ये थी आज की पहली कसौटी, और अगली कड़ी में हम एक और भविष्यवाणी को कसौटी पर परखेंगे। अगर आपके पास भी कोई भविष्यवाणी है या आप किसी विशेष भविष्यवक्ता के दावे को जांचना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें भेजिए, हम उसकी तह तक जाएंगे। और तब तक देखते रहिए कसौटी पर भविष्यवाणी कितनी खरी कितनी नहीं। तो ये थी हमारी वेब सीरीज़, जिसका पहला एपिसोड हमने आपको दिखाया, और हम अपने उन सभी वरिष्ठ दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि वे कृपया मोबाइल में भविष्यवाणी ना देखें। इस भविष्यवाणी को प्रस्तुत करने का हमारा सिर्फ यही कारण रहा है कि हम चाहते हैं कि जो बात हमने उठाई है, तो कृपया अगर आप बुज़ुर्ग हैं घर में, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से चिपके मत रहें। एक बार घर पर भी नज़र डाल लें कि आपके घर में आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो किस स्थिति में हैं। कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो किसी गेमिंग लत में तो फंस नहीं गए हैं, उनकी संगत क्या है, फेसबुक पर उनके फ्रेंड्स कौन से हैं। तो कृपया इस पर भी थोड़ा सा विचार करिए। सिर्फ मोबाइल पर भविष्यवाणी देख करके चैनल को गाली दे देने से काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक आप ये प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिषवेत्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं और सच नहीं हो रही है, आप क्या चाहते हैं? क्या जो विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है वो सच हो जाए? क्या हमें इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है? अगर कोई भविष्यवक्ता ये कहते हैं कि बच्चों पर खतरा आने वाला है, तो क्या आप उनको गालियां देना शुरू कर देंगे? क्या आपका ये फर्ज नहीं होगा कि आप एक बार घूम करके पलट करके अपने बच्चों की स्थिति पर भी विचार कर लें? क्योंकि ये भविष्यवक्ता आपको एक संकेत दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तो इस चेतावनी को सही संदर्भों में लें। विनाश की भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जाती है कि ये भविष्यवाणी सत्य हो जाए और आप हमसे बार बार फ़ोन करके पूछें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि भाई जो कुछ कह रहे हैं आप सत्य नहीं हो रहा है। संकेत मिल रहे हैं, सत्य भी हो जाएगा, घबराइए नहीं। दुनिया अब खत्म होने के कगार पर पूरी तरह से आ चुकी है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अगर ज़्यादा विश्वास ना हो हमारी बात पर, तो एक बार अपने परिवार में पलट कर देख लें। क्या आपके घर में इस समय परिवार का परिवेश, आपके बच्चे जीने लायक माहौल रख रहे हैं घर में? क्या कोई एक दूसरे से बात करता है? आप स्वयं बताएं। और अगर हमारी बात गलत लगती है तो आप प्रश्न उठाएं। आप स्वयं देखें, आपका जो छोटा सा परिवार है वही आपका छोटा सा संसार है, वही आपका छोटा सा भारत है। क्या आपको लग रहा है कि वो सुरक्षित है? क्या आपको लग रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है?
क्या आपको लगता है कि आप पर वो विश्वास करता है? बिल्कुल नहीं। तो कृपया इन तथ्यों पर भी गंभीरता से विचार करें। अखंड मंथन का काम है आपको मंथन के लिए विषय देना। हम विषय उठाते हैं, मंथन करके निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। और गालियां देने से, हम पर मैसेज करने से, हम पर उंगली उठाने से कम इस देश का भविष्य तो सुरक्षित नहीं हो सकता। तो यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही किसी भविष्यवाणी को कसौटी पर परखने के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।